गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का एक बार पुनः स्वागत करता है। हम लोग यूपी टीजीटी परीक्षा में पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और हम लोग जो है सोशल स्टडी के अंतर्गत इतिहास में जो प्रश्न आए हैं उनको वर्ष 2009 के प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। आज 2009 के इतिहास में आए हुए प्रश्नों पर दूसरी क्लास है। आप सबको विदित है क्लास का उद्देश्य क्या होता है कि एथेंटिक आंसर प्राप्त करना, साथ में जो ट्रेंड जनरेट हो रहा है उसको समझना। इसके साथ आप लोगों को सुझाव है कि आप लोग अपना रिवीजन जारी रखिए। पुराने क्वेश्चन जो PYQ की परिचर्चा चल रही है उससे आप लोग ट्रेंड को पकड़िए तथा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, प्रश्नों का अभ्यास करिए। अगर यह सब आप करते रहेंगे आपकी सफलता निश्चित है। कोई भी आपकी सफलता में आड़े नहीं आ सकता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब परीक्षा आपकी नज़दीक है तो आप लोग जो है सभी अतिरिक्त कार्यों को छोड़ दीजिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। चलिए हम लोग जो है वर्ष 2009 सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत, सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास विषय में जो प्रश्न आए थे उसमें 21 से शुरू करते हैं। आइए। भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? लॉर्ड डलहौजी विकल्प 1 है, विकल्प 2 लॉर्ड रिपन है, विकल्प 3 है लॉर्ड हेस्टिंग्स है, विकल्प 4 है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आइए इसको समझा जाए। हम लोग बात करते हैं जब जो है कंपनी कौन सी, अंग्रेज कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी समझिए, भारत में आई तो इसने कार्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की ना, अपने काम कराने थे, कर्मचारियों की नियुक्ति की। इन कर्मचारियों को वेतन देती थी, लेकिन ये वेतन जो है बहुत अल्प था, कम था। इस कमी की पूर्ति के लिए क्या किया सरकार ने? इनको निजी व्यापार की भी अनुमति दी। निजी व्यापार की अनुमति मिलने से ये जो कर्मचारी थे भ्रष्टाचार करने लगे, भ्रष्ट हो गए। बाद में जब कंपनी को प्रशासन मिला, तो इन्हीं कर्मचारियों से प्रशासन का भी कार्य लेने लगे, इन्हीं कर्मचारियों से। लेकिन ये स्वभाव में भ्रष्ट थे, अतः इनके भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बहुत से उपाय किए गए, लेकिन उन उपायों से जो है भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ। तब जो है कंपनी ने क्या किया? योग्यता के आधार पर चयन हेतु सिविल सेवा प्रारंभ की। योग्यता के आधार पर चयन के लिए सिविल सेवा प्रारंभ की और यह प्रारंभ किया गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने। अब हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? तो विकल्प 4 है कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। क्यों किया था चर्चा हो गई। अब जब ये सिविल सेवक भारत में आएंगे तो इनको भारत के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, इसलिए प्रशिक्षण देने के लिए 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में क्या खोला? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज खोला
ताकि सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। लेकिन यह कॉलेज जो है बेलीजली ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बिना अनुमति को खोला था। दूसरी बात ये थी इस पर व्यय बहुत ज़्यादा हो रहा था, अतः इसको जो है 1802 ईस्वी में बंद कर दिया गया। बंद करने के बावजूद जो सिविल सेवक आ रहे थे उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता बनी रही। अतः फिर से जो है 1806 ईस्वी में हेलीबरी में, कहाँ पर, हेलीबरी में, इंग्लैंड में हेलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज बनाया गया। ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई ताकि भारत में जो भी सिविल सेवक आ रहे हैं उनको प्रशिक्षित किया जा सके। तो ये है इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, आपने समझ लिया होगा। ये है इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, और इसके बारे में आपको और बेहतर समझना है तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट पर जाइए। यूपी टीजीटी वर्ष 2000 की जो निरस्त परीक्षा की दूसरी क्लास थी उसका क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आपकी स्पष्टता और बढ़ेगी। समझ गए? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, 22 पर। मुगल बादशाहों में चित्रकला का पारखी कौन था? अकबर विकल्प में है, शाहजहां है, जहांगीर है, हुमायूं है। हम लोगों ने इससे पहले प्रश्न आ चुका है आपकी टीजीटी परीक्षा में। हम लोगों ने पढ़ा था वास्तुकला का चरमोत्कर्ष किसके समय में हुआ था? शाहजहां के समय में हुआ था। उसी तरह से चित्रकला का भी चरमोत्कर्ष किसके समय हुआ था? उसको भी पढ़ा है जहांगीर के समय में। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। उसकी जो आत्मकथा है, क्या है? आत्मकथा है जो फारसी में लिखी गई है, जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। क्या नाम है आत्मकथा की? तुजुक ए जहांगीरी है। तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर दावा करता है अगर कोई चित्र उसके सामने लाया जाए, कोई चित्र उसके सामने लाया जाए, अगर उस चित्र को बनाने वाला कोई जीवित चित्रकार है या मृत चित्रकार है उसके बारे में बता देगा। इसके अलावा कोई संयुक्त चित्र जो है उसके सामने लाया जाए तो वह बता देगा कि किस चित्रकार ने उस चित्र के किस अंग को बनाया है। तो अब समझिए जहांगीर चित्रकला का कितना बड़ा पारखी था। जहांगीर के समय ही आगरा में, कहां पर? आगरा में चित्रणशाला की स्थापना हुई। चित्रशाला की स्थापना हुई और इस चित्रशाला की रेख जो है अकारिजा ने किया। अकारिजा के नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना हुई। जहांगीर से पहले होता क्या था? सजाने के लिए, क्या करने के लिए? सजाने के लिए क्या करते थे? जो पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियों के विषय का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जहांगीर के समय सजाने के लिए छवि चित्र बनाए गए, लोगों के चित्र बनाए गए, प्राकृतिक दृश्य और व्यक्तियों के जीवन से संबंधित दृश्यों को सजाने के लिए प्रयोग किया गया। जहांगीर का जो सर्वप्रिय, बहुत से चित्रकार थे लेकिन जहांगीर का जो सर्वप्रिय था चित्रकार उसका नाम था अबुल हसन। क्या नाम था? अबुल हसन था। और इसी अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी थी।
और दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार था उस्ताद मंसूर। क्या नाम था? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। बहुत से चित्रकार हैं। अब आप समझिए, पहले हम लोग बात जो कर रहे थे इसमें देखिए, ए वाला प्रश्न पूछा जाता है कि नादिर उल अस्र किसकी उपाधि है, नादिर उल जमा किसकी उपाधि है। जो चित्रशाला आगरा में बनी उसका जो है देख रेख करता कौन था, किसके नियंत्रण बनी। और नया क्या हुआ जहांगीर के समय में, तो देखिए इसमें विकल्प 3 जहांगीर सही है। इसके बारे में आपको और जानना होगा, इसके लिए क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइए गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के वर्ष 2005 में जो पहली क्लास हुई थी, क्वेश्चन नंबर 4 में जाइए। जहांगीर के समय में जितने भी चित्रकार हैं, जितने भी चित्र बनाए गए हैं, सबके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। वहां अगर आपने देख लिया तो कोई भी प्रश्न जहांगीर के समय और चित्रकला से संबंधित आपका नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब कब हुए हैं ये पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में ना। कहाँ पर हुई थी? बंबई में हुई थी। किसने किया था? एओ हुयूम ने ना। ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ना, जो रोलट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था, उसमें सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया था। इनके गिरफ्तारी के विरुद्ध में जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा थे, सभा चल रही थी और जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई जिसमें बहुत से लोग मारे गए। असहयोग आंदोलन 1920 बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है, जिसके बारे में आप सबको पता है। भारत छोड़ो आंदोलन है अगस्त क्रांति 1942। अब इसको मिला लीजिए। सबसे पहले 1885 ए हो गया, जलियांवाला बाग बी हो गया ना, असहयोग सी हो गया, भारत छोड़ो डी हो गया। ए बी सी डी किसमें है? विकल्प नंबर 1 में ए बी सी डी है, वही विकल्प सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। रामायण का रचयिता कौन था? विकल्प है तुलसीदास, नंबर 2 वेद व्यास, नंबर 3 वाल्मीकि, नंबर 4 कालिदास। तो बताइए रामायण का रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं। तुलसीदास ने क्या लिखा है? रामचरितमानस लिखा है ना। वेद व्यास ने क्या लिखा है? महाभारत लिखा है ना। कालिदास ने क्या लिखा है? इनके 7 महाकाव्य मिलते हैं। रघुवंश लिखा है ना, महत्वपूर्ण राम से संबंधित। तो ये उत्तर आपने समझ लिया प्रश्न को। अगला प्रश्न चलते हैं। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था? विकल्प 1 है सूरत, नंबर 2 कन्याकुमारी, नंबर 4 कालीकट, नंबर 5 मालाबार। देखिए पुर्तगाल से एक पुर्तगाली यात्री कहाँ आता है? भारत आता है। उसका क्या नाम है? वास्को डी गामा है। पुर्तगाल से चलता है 1497 ईस्वी में। एक अफ्रीका तट में उत्तमाशा अंतरीप के किनारे किनारे से होता हुआ भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट में पहुंचता है। कब पहुंचता है? 1498 ईस्वी में। पुर्तगाल से यहाँ तक पहुँचने में, पुर्तगाल से वहाँ तक पहुँचने में
उसको कुल लगते हैं 9 माह, और पुर्तगाल से भारत पहुंचने में उत्तमाशा अंतरी पहुंचता है। वहां पर एक गुजराती पथ प्रदर्शक, कौन सा, एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद परीक्षा में पूछ लेता है की सहायता से वो कालीकट पहुंचता है। और कालीकट के जो शासक होते हैं उनको जमोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जमोरिन कहते हैं। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अरब व्यापारी यहाँ सक्रिय हैं। अगर पुर्तगाली व्यापारी भी सक्रिय होंगे तो प्रतिस्पर्धा होगी, तो लाभ की संभावना बनेगी। वह जो है वास्को डी गामा 6 माह तक यहाँ पर रहा, और जाते समय यहाँ से सामग्री ले गया और पुर्तगाल ले जाकर उसको बेचा। यात्रा व्यय को छोड़ने के बाद उसको 60 गुना का मुनाफा हुआ, लाभ हुआ, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। यहीं से जो है भारत और पुर्तगाल के व्यापार की शुरुआत होती है। तो इसमें देखिए अभी चर्चा कर लिए हम लोग कौन सा विकल्प सही है, तीसरा कालीकट। अगले प्रश्न चलते हैं। इसको जो है चलने से पहले ये भी देख लीजिए, अगर और जानना है वास्को डी गामा की यात्रा के संबंध में तो आपको क्या करना है, गैमेट स्टडी सेंटर की जो प्लेलिस्ट है यूपी टीजीटी वर्ष 2004 की निरस्त परीक्षा का जो पहली क्लास है क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए और स्पष्टता आपकी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था किसको? मीर कासिम को, शुजाउद्दौला को, सिराजुद्दौला को, मीर जाफर को। किसको हराया था प्लासी के युद्ध में? तो हराया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। आइए इसको समझ लेते हैं ताकि परीक्षा में कोई कंफ्यूजन ना हो। हुआ क्या था कि फरवरी 1757 में एक संधि होती है जिसको कहते हैं अलीनगर की संधि। कौन सी संधि कहते हैं? अलीनगर की संधि। यह संधि होती है अंग्रेज गवर्नर क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। इस संधि में सिराजुद्दौला अंग्रेजों की सभी शर्तें मान लेता है। उसके बाद क्लाइव जो है इनके सिराजुद्दौला के जो सेनापति हैं मीर जाफर हैं, वहीं पर है राय दुर्लभ हैं, अमी चंद हैं, तो जगत सेठ इत्यादि को मिला करके सिराजुद्दौला के विरुद्ध क्लाइव षड्यंत्र करता है। और षड्यंत्र में योजना बनती है कि मीर जाफर युद्ध में तो जाएगा, लड़ेगा नहीं और भाग लेगा, वहां से फरार हो जाएगा। यह सब शर्तें तय हो गई। तो उसके बाद क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला पर आरोप लगाया कि सिराजुद्दौला अलीनगर की संधि का पालन नहीं कर रहा है और 3000 सैनिकों के साथ कौन, क्लाइव जो है मुर्शिदाबाद की ओर चला। मुर्शिदाबाद की ओर चला। फिर सिराजुद्दौला ने भी प्रतिकार किया और मुर्शिदाबाद से 34 किलोमीटर दूर नदिया जिले में, कौन सा जिला था, नदिया जिले में गंगा की सहायक नदी भागीरथी। किसकी सहायक नदी? गंगा की
सहायक नदी भागीरथी के तट पर प्लासी का मैदान था। वहीं पर जो है 23 जून 1757 में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर जाफर ने षड्यंत्र की शर्तों के मुताबिक काम किया और युद्ध ना करके भागने में अपनी भूमिका निभाई। सिराज की ओर से, नवाब सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदान, कौन? मीर मदान और मोहनलाल ने वीरतापूर्वक लड़ाई की। लेकिन जब जो है सिराजुद्दौला को लगा कि वह युद्ध नहीं जीत पाएगा तो वह भाग करके मुर्शिदाबाद चला गया। सिराजुद्दौला कहाँ चला गया? मुर्शिदाबाद चला गया। वहीं पर मीर जाफर के पुत्र, क्या नाम था? मीर जाफर के पुत्र मीरन ने, किसने? मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। उसके बाद मीर जाफर जो है बंगाल की गद्दी पर बैठते हैं। ये रहा संपूर्ण विवरण प्लासी के युद्ध के संबंध में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यूपीटीजीटी 2004 का निरस्त परीक्षा की पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 16 में जाइए। तो मीर जाफर और क्लाइव के मध्य संधि की क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या बातें हुई और प्लासी के युद्ध के संबंध में विस्तृत विवरण है, उसको देखिएगा, आपकी स्पष्टता और बढ़ेगी। क्वेश्चन है 27, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस है चौथा विकल्प। तो देखिए हुआ क्या था, 1897 ईस्वी में ना कलकत्ता या कोलकाता के पास बारानगर में स्वामी विवेकानंद ने, विकल्प 3 में जो दिए हुए हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में किया। रामकृष्ण परमहंस को सम्मानित करते हुए किया। बाद में इसका जो है एक मुख्यालय बना बेल्लोर में बना। इस तरह से इसके बारे में आपने समझा। और जानना है रामकृष्ण मिशन के बारे में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट यूपीटीजीटी वर्ष 2005 के तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 62 पर जाइए, अपनी स्पष्टता को और बढ़ाइए, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है 28, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? नंबर 1 बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, नंबर 2 ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नंबर 3 नवीन धर्म की स्थापना हेतु, नंबर 4 अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। देखिए अशोक का धम्म हम लोगों ने बात इससे पहले किया है कि दूसरा स्तंभ लेख में पूछता है कियमचु धम्म में, दूसरे और 7वें में अशोक खुद उत्तर देता है अपासन में, बहुकयाने, दयादाने, सचे सोचे, माधवे साधवे चा। तो इन सब की अगर व्याख्या की जाए तो इससे निकलता है कि वह एक नैतिक संहिता बनाना चाहता था जिससे प्रजा का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान हो। समझ रहे हैं? वह कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए। अनारंभ प्राणी नाम, अभिहिंसा भूता नाम, मातर पितर शुश्रूषा, शेर थेर शुश्रूषा, ये सब बातें जो कही गई है सब नैतिकता और नैतिक नियम से जुड़ी हुई है। समझ रहे हैं?
इसलिए अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु अशोक ने धम्म का प्रचलन किया था। विकल्प 4 इसमें सही है। आइए देखते हैं। अपनी प्रजा के नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया। अशोक का धम्म, पेन चेंज करते हैं। अशोक का धम्म वस्तुतः कोई दार्शनिक विचारधारा नहीं, अपितु आदर्श एवं नैतिक जीवन जीने के एक मार्ग है जिसमें हिंसा का त्याग एवं दूसरे पक्ष के साथ प्रेम एवं सहिष्णुता का व्यवहार अत्यंत प्रमुख तत्व है। इसने केवल व्यक्तियों के बीच संबंध था अपितु पारिवारिक संबंधों, सामाजिक अंतर संबंधों, माता पिता संतान गुरु एवं मित्रों के संबंधों आदि की सामाजिक कल्याण योजना का एक बृहद लेखा जोखा था। यही नहीं, मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षियों तक के संबंध निर्धारित कर सकने की भावना इसमें थी। अशोक के धम्म के सिद्धांत में वैचारिक संदेश था एवं सत्कर्म करने के लिए उत्प्रेरित करने हेतु होने वाली भावना थी। उसने कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला एवं उन पर सिद्धांतों या नैतिक नियमों के चुनाव का फैसला व्यक्ति के विवेक पर छोड़ दिया। अशोक को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जिसके कारण भारत के सबसे विस्तृत साम्राज्य प्रशासन करने वाले शासक को भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का गान करना पड़ा? इस प्रश्न का एक सरल उत्तर अशोक अपने शिलालेखों में ही दे देता है, जिसमें वह कलिंग में होने वाली घटनाओं से इतना क्षुब्ध होता है कि हिंसा से उसका मन विरत हो जाता है तथा आगे का जीवन वह मनुष्य एवं समाज की सेवा करने, नैतिक संदेश देकर सामाजिक एवं व्यक्तिगत कल्याण की भावना का प्रचार करना चाहता है। अशोक अपने 6वें शिलालेख में कहता है, मैं जो भी यत्न कर रहा हूँ वह अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए और इसीलिए कर रहा हूँ कि उन्हें स्वर्ग मिले। अब समझ में आ गया होगा, वह अपनी प्रजा का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान करना चाहता था। चले आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 29 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइए हम लोग जो है प्रश्न 29 को देखते हैं। इसमें दिया गया है सूची 1 में लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। फिर सूची 2 में कार्य दिया गया, उनके समय कौन से कार्य हुए? बंगाल का विभाजन, स्थानीय स्वशासन, सती प्रथा का उन्मूलन, व्यक्तिगत का सिद्धांत। इनका जो कार्यकाल था, समय था 1828 से 1835 था, पता है आपको। इन्हीं के समय में 1829 ईस्वी में आया था सती प्रथा निषेध कानून आया था 1829 में। इसके नियम 17 द्वारा, कौन से नियम? नियम संख्या 17 द्वारा क्या किया गया था? सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। और सबसे पहले 29 में इसको कहां पर लागू किया गया था? बंगाल में। फिर बाद में 1830 में इसको बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। क्लियर? तो इसका मतलब सती प्रथा उन्मूलन किसने किया था? बेंटिंग ने। इसलिए तीसरा इसमें हो जाएगा क्योंकि यहां दिया है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। लॉर्ड डलहौजी ना, लॉर्ड डलहौजी, इनका समय कब से कब तक था? 1848 से 56 तक। 57 में 1857 का विद्रोह शुरू हो जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था। उसने कूटनीतिक और सैनिक दोनों तरीकों से ब्रिटिश साम्राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और उसमें उसने जो है एक डॉक्ट्रिन लाई, एक थ्योरी लाई, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या क्या कहते हैं, व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं। इसमें वह रियासतें
जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित की गई हैं उनको दत्तक पुत्र लेने से मना किया गया था, रोक लगाई गई थी। वह जो है दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हैं, और अगर उनके पास जो है निसंतान शासक मर जाते हैं तो सरकार उनके राज्य को लैप्स कर लेगी, अपने राज्य में मिला लेंगी। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो है 1848 में किसको मिलाया गया भाई बताइए? सतारा को। पूछता है 3 4 5 दे देगा और सन का क्रम पूछ लेगा कि कब जो है इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत मिलाया गया था। 1848 में सतारा। 1849 में दो हैं, कौन है? जैतपुर और संभलपुर को मिलाया गया, जैतपुर और संभलपुर। 1850 में बघाट को। 1852 में उदयपुर को। 1853 में झांसी को। 1854 में नागपुर को। और 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये आप याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछता है। जिसमें देखिए दिया हुआ है व्यपगत का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी के सामने चौथा कर लेते हैं ना। अगला है लॉर्ड रिपन। इनका जो है कार्यकाल है 1880 से 1884 तक। इनको, लॉर्ड रिपन को भारत में स्वशासन का जनक माना जाता है। और ये देखिए स्थानीय स्वशासन सेकंड इसमें है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का समय है 1899 से 1905 तक। इनके समय बंगाल का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप स्वदेशी मूवमेंट हुआ जो बहुत प्रसिद्ध है। इसमें देखिए बंगाल का विभाजन दिया है तो फर्स्ट। ऐसा विकल्प जिसमें थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट होगा, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट होगा, पहला है विकल्प है, यही विकल्प इसमें सही होगा। कोई समस्या? अगर कोई समस्या है कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए, उसका समुचित निराकरण किया जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ये दिया गया है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है। तो आइए एक एक को हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्म समाज ना 1828 में इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। यहाँ क्या दिया है? रामकृष्ण परमहंस, तो ये गलत है। अगला है आर्य समाज ना। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ना। इसमें क्या दिया है? राजा राम मोहन राय, तो ये भी गलत है। रामकृष्ण मिशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, 1897 ईस्वी में कलकत्ता के बारानगर में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसमें क्या दिया है? लाला लाजपत राय, तो यह भी गलत हो गया। अब आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। किसने किया था? दो लोगों ने मिलकर किया था। एक थी मैडम ब्लॉटस्की। कौन थी? मैडम ब्लॉटस्की। और दूसरे थे कर्नल ऑलकॉट। कर्नल ऑलकॉट। इन लोगों ने क्या किया था? न्यूयॉर्क में इन्होंने क्या किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी ने 1882 में मद्रास के अडियार में अपना मुख्यालय बनाया, भारत में अपना मुख्यालय बनाया। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट पहले से जुड़ी थी।
और 1893 में एनी बेसेंट, जो आयरिश मूल की महिला हैं, एक भारत आई और थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किया, उसका विकास किया। इसलिए इसमें थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट वाला उत्तर सही होगा। विकल्प 4 इसमें सही होगा। कोई दिक्कत हो मुझसे बताएं। आगे चलें। क्वेश्चन है 31, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की है? विकल्प 1 है राम राजा, नंबर 2 हरिहर और बुक्का, नंबर 3 है देवराय फर्स्ट, नंबर 4 है विरूपाक्ष फर्स्ट। ये पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी बताएं सब लोग। 1336 ईस्वी में हुई थी। समझ रहे हैं? इसको किया किसने था? संगम के पुत्र थे, संगम थे, उनके 5 पुत्र थे, उसमें से 2 ने किया था, जिनका क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु, क्या नाम था? विद्यारण्य व वेदों के भाष्यकार सायण की प्रेरणा से इन्होंने प्रेरित किया, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और इन लोगों ने तुंगभद्रा, कौन सी नदी है, बार बार पूछा जाता है, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर नामक नगर की स्थापना की। वर्तमान में इसको हम्पी या हस्तिनावती कहा जाता है। समझ रहे हैं क्या कहते हैं इसको? हम्पी या हस्तिनावती इसको कहा जाता है। हमको हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के संबंध में और बेहतर तरीके से जानना है तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट यूपी टीजीटी में जाइए। वर्ष 2004 के निरस्त परीक्षा हुई थी, उसके तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, क्लियरिटी और आपकी बढ़ेगी। अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन है 32, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? यह प्रश्न है। ध्रुव, विकल्प 1 है गोविंद तृतीय, विकल्प 2 है, तीसरा विकल्प है कृष्ण सेकंड, चौथा है गोविंद फोर्थ। बात हो रही है मान्यखेट में, कहां पर? दंतदुर्ग ने जो है, किसने? दंतदुर्ग ने राष्ट्रकूटों की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। दंतदुर्ग ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। उसी में एक शासक थे गोविंद तृतीय, विकल्प 2 में दिए गए हैं। वो जो है राष्ट्रकूटों के सबसे महान शासक थे। और अब हम लोग जो है उनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। गोविंद तृतीय के बारे में, मान्यखेट के राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक दंतिवर्मा 650 से 670 ईस्वी था, परंतु इस वंश का प्रथम महान शासक दंतिदुर्ग 735 से 756 ईस्वी था, जिसने राष्ट्रकूटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी वह महान शासक था गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी। उसका समय राष्ट्रकूट शक्ति के विकास का स्वर्ण काल था। और इसके बाद जब गोविंद तृतीय ने सत्ता ग्रहण की, उसके जो भाई थे स्तंभ ने दक्षिण के 12 राज्यों का एक संघ गोविंद तृतीय के विरुद्ध तैयार किया, परंतु गोविंद तृतीय ने इस संघ को पराजित कर दिया। गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत में अभियान किया। त्रिकोणात्मक संघर्ष का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए पाल प्रतिहार
के साथ में राष्ट्रकूटों ने भी भाग लिया था। इन तीनों शक्तियों को भाग लेने के कारण जो संघर्ष हुआ था उसको त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं। तो पालों ओर से धर्मपाल जब थे उस समय गोविंद तृतीय ने भी हस्तक्षेप किया था। आइए देखते हैं इसको। बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने जब प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया तब उसने नागभट्ट को पराजित कर दिया था कृष्ण तृतीय ने। फिर धर्मपाल ने कृष्ण तृतीय की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर जब कृष्ण तृतीय वापस चला आता है तब वहाँ पर जो है बहुत बड़ा सम्मेलन करते हैं धर्मपाल और उत्तरपद स्वामी की उपाधि लेते हैं। समझ रहे हैं। संजन ताम्रपत्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया और मालवा कौशल बंगडाहल प्रक पर अधिकार स्थापित किया। ज्ञातव्य है कि इसने कन्नौज के शासक चक्रायुध तथा पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर कीर्ति नारायण की उपाधि धारण की। हिमालय तक सैनिक अभियान के उपलक्ष्य में विक्रम की उपाधियां धारण की। विक्रम और कीर्ति नारायण किसकी उपाधियां हैं? गोविंद तृतीय की। गोविंद तृतीय जब उत्तर भारत में अभियान पर गया था तभी सुदूर दक्षिण के द्रविड़ शासकों पल्लव, पांड्य, चोल, केरल, पश्चिमी गंग शासकों ने गोविंद के विरुद्ध एक संघ बनाया जिसे गोविंद ने 805 में पराजित कर दिया। उसकी शक्ति से भयभीत होकर श्रीलंका के शासक ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपना एक दूत मंडल उसके दरबार में भेजा। इस तरह से हम लोगों ने जो है गोविंद तृतीय के बारे में समझा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है 33। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विकल्प 1 रास बिहारी, विकल्प 2 चंद्रशेखर आजाद, विकल्प 3 है राम प्रसाद बिस्मिल, विकल्प 4 है वीर सावरकर। बीडी सावरकर। इन्हीं बीडी सावरकर को वीर सावरकर भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया? 1899 ईस्वी में नासिक में एक संगठन बनाया जिसका नाम था मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला। इसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रवादी गणपत उत्सव मनाना था, गणेश उत्सव मनाना था। यही जो मित्र मेला है यही 1904 में, कब? 1904 में किसमें बदल जाता है? अभिनव भारत में, या अभिनव भारत समाज में बदल जाता है। कब बदल जाता है? 1904 में। अभिनव भारत का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। यह इटली में उस समय चल रहा था एकीकरण का, यूनिफिकेशन ऑफ इटली चल रहा था। उसमें जो है एक थे मेजनी ने बनाया था, मेजनी ने तरुण इटली या यंग इटली नामक संगठन बनाया था जो एक गुप्त संगठन था। कैसा था? गुप्त संगठन था। इसी गुप्त संगठन की तर्ज पर जो 1904 में बीडी सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। अभिनव भारत के संबंध में महत्वपूर्ण बातें समझा आपने, और बेहतर समझना है तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट क्या है? यूपीटीजीटी वर्ष 2003 के क्लास 1 के प्रश्न संख्या 20 पर जाइए, अपने ज्ञान को और बढ़ाइए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 34। साइमन कमीशन भारत में कब आया? विकल्प 1 है 1926 ईस्वी में, विकल्प 2 है 1927 ईस्वी में,
विकल्प 3 है 1928 ईस्वी में, विकल्प 4 है 1929 ईस्वी में। ये पूछ रहा है कि कब आया वो, यह प्रश्न पूछ सकता है कब बना ना। अब आइए समझते हैं हुआ क्या था। 1919 में आया था भारत शासन अधिनियम। क्या आया था? भारत शासन अधिनियम एक्ट आया था। इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष में एक कमीशन बनेगा जो यह जांच करेगा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे क्या फायदा है या उसमें सुधार कैसे किया जाए। तो अब जो है 10 साल कब होता? 1929 में। तो 1929 में बनना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, 1929 में इंग्लैंड में चुनाव होने वाले थे। और वर्तमान में जब 1919 का एक्ट बना तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा था जब चुनाव होगा तो लेबर पार्टी जीत जाएगी। समझ रहे हैं? कौन सी पार्टी जीत जाएगी? लेबर पार्टी जीत जाएगी। और जब कमीशन बनेगा तो उस कमीशन में लेबर पार्टी भारत समर्थक सदस्यों को भर देगी। अतः इस तरह के प्रश्न को कंजर्वेटिव पार्टी, वर्तमान सरकार जो है, नए सरकार पर नहीं छोड़ना चाहती थी। अतः 2 वर्ष पहले ही 1927 में इन्होंने साइमन कमीशन का एक कमीशन का गठन कर दिया। समझ रहे हैं? और फिर 1 फरवरी 1928 में भारत में आया। कब आया? 1928 में। तो यही प्रश्न पूछ रहा है ना, कब आया? इसका बहुत विरोध हुआ। उस विरोध के बावजूद भी इसने जो है 1930 में अपनी रिपोर्ट दी और यह बात आई कि इस रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलन में चर्चा होगी। समझ रहे हैं? और बाद में जब 1935 का एक्ट बना, इन सब विरोधों के बावजूद भी साइमन कमीशन की रिपोर्ट से बहुत सी चीजें ली गई हैं। अब हम लोग साइमन कमीशन के बारे में ना एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, ताकि वहां से अगर कोई प्रश्न कभी आए, पूछे, तो हमारा गलत ना हो। चलिए, साइमन कमीशन 1927, 28, 27 में गठन, 28 में भारत आया था, 29 में भी आया था, 2 बार आया था, उसको बाद में देखेंगे। 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। ये प्रावधान था। लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व 8 नवंबर 1927 को कमीशन की नियुक्ति कर दी। 2829 में, क्योंकि अब समझिए बात हुई थी, ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे। सरकार को आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है, इसलिए उन्होंने पहले ही कर दिया। 8 नवंबर 1927 को गठित भारतीय संवैधानिक आयोग, जिसको साइमन कमीशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? भारतीय संवैधानिक आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की अध्यक्षता किसने की? जॉन साइमन को बनाया गया। जॉन साइमन सहित उसमें कुल 7 सदस्य थे। देख लेते हैं कौन कौन। अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। किस पार्टी से संबंधित थे? लिबरल पार्टी से थे। समझ रहे हैं? दूसरे सदस्य कौन थे? मिस्टर बाथम कंजर्वेटिव पार्टी से, स्ट्रेथा कोना कंजर्वेटिव पार्टी से, लेन फोक्स कंजर्वेटिव पार्टी से, कैडेगन कंजर्वेटिव पार्टी से, इटली लेबर पार्टी से, बार्नोन हार्डसोन लेबर पार्टी से। इस तरह से लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी से मिलकर 7 लोगों का आयोग आया। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया।
एक बार प्रश्न पूछा गया, किसके सुझाव पर साइमन कमीशन में भारतीयों को सदस्य नहीं बनाया गया? उत्तर क्या होगा? लॉर्ड इरविन। प्रजाति विभेद का साक्षात उदाहरण था किसी भारतीय को न बनाना, इसलिए भारतीयों ने इसे क्या कहा है? श्वेत कमीशन कहा है, व्हाइट कमीशन है। भारतीयों के भाग्य का निर्धारण करने वाले कमीशन में भारतीयों के न सम्मिलित किए जाने के कारण इसका प्रबल विरोध हुआ। यह विचित्र बात है कि नहीं? जो भारतीयों के भविष्य का निर्धारण करने के लिए आयोग बन रहा है उसमें भारतीय है ही नहीं, तो विरोध स्वाभाविक था और जमकर भारतीयों ने विरोध किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हर चरण में और हर रूप में आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया। डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में 1927 में मद्रास में अधिवेशन हुआ। डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में 1927 में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ उसमें यह कहा गया हर चरण में और हर रूप में इस आयोग का विरोध किया जाएगा। अन्य राजनीतिक दलों में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि ने भी बहिष्कार का निर्णय लिया, किंतु मुस्लिम लीग में कमीशन के विरोध के प्रश्न पर फूट पड़ गई। मोहम्मद अली जिन्ना जहां कमीशन के विरोधी थे, वहीं शमी के नेतृत्व में लीग का एक धड़ा कमीशन को सहयोग करने के पक्ष में था। इसके अलावा जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, अंबेडकर जी वाला, हरिजनों के कुछ संगठनों ने भी साइमन कमीशन का सहयोग किया। भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया से अवगत होने के बाद सरकार ने आयोग को भारत भेजने का निर्णय लिया और फरवरी, कितनी फरवरी? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। उसका स्वागत काले झंडों, हड़तालों, प्रदर्शनों से हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। जब कमीशन दिल्ली पहुंचा उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। केंद्रीय विधानसभा ने भी उसका स्वागत करने से इनकार कर दिया। लखनऊ में खलीकुज्जमा और मद्रास में टी प्रकाशम ने अनोखे अंदाज में कमीशन का विरोध किया। गुब्बारों पर कमीशन गो बैक लिखा और हवा में छोड़ दिया। समझ रहे हैं? लखनऊ में आयोग के विरोध में पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत को लाठियां खानी पड़ी। लाहौर में इस कमीशन का विरोध जो प्रदर्शनकारी कर रहे थे उसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, और उसमें जो है प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियों से बर्बर तरीके से पीटा गया था और उसके कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। मरने से पूर्व लाला लाजपत राय का कथन ऐतिहासिक सिद्ध हुआ, मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। यही कथन दे दिया गया था एक परीक्षा में और पूछा गया था यह कथन किसका है। समझ रहे हैं? इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। 19 से इतने विरोध के बाद भी 1928, 1929 में कमीशन 2 बार भारत का दौरा किया। कभी पूछा जा सकता है कितनी बार आया था। अनेक प्रतिरोधों के बावजूद 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं, जिस पर विचार विमर्श हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का विचार रखा गया। अब इसकी सिफारिशें देख लेते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लागू द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतों को स्वायत्तता सौंपने की सिफारिश की गई। नंबर 2, गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों के अधिकारों को बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया। नंबर 3, यह सिफारिश की गई कि कम से कम 10 से 15% भारतीयों को मताधिकार दिया जाए। अभी 2 से 2.5% था, अब कितना 10 से 15% तक भारतीयों को मताधिकार देने की बात की गई। इसने प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार एवं मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव रखा। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए। भारतीय विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए काउंसिल बनाने और उसमें ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का स्थान देने की सिफारिश की गई। इसमें केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन करने,
केंद्र में भारतीयों को उत्तरदायित्व देने, समझ रहे हैं, बर्मा को भारत से, सिंध को बंबई से अलग करने, भारत परिषद को बनाए रखते हुए उसके अधिकारों में कमी करने की सिफारिश की गई इसमें। और प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनरीक्षण के लिए एक विशेष आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त किया गया, कर दिया गया। भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बने जो स्वयं से विकसित हो। ये सब बातें उस रिपोर्ट में थी। भारतीयों ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया। सर स्वामी अय्यर, कौन? सर स्वामी अय्यर ने इसे क्या कहा? रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया। अब इसी बीच हुआ क्या था, 1828 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ना, इसमें संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। फिर भी 1935 का अधिनियम बहुत सीमा तक इस रिपोर्ट पर आधारित था। समझ गए? ये महत्व था साइमन कमीशन का। आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? नंबर 1 अर्थव्यवस्था, नंबर 2 धार्मिक जीवन, नंबर 3 नगर योजना, नंबर 4 सामाजिक जीवन। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो थी, प्रथम नगरीकरण था हमारे यहाँ। प्रथम नगरीकरण, पहली बार नगरीकरण हमको मिला था। दूसरी बार कब मिला है बताएं? हाँ, दूसरी बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2-3 नगरीकरण हुआ था। तो प्रथम नगरीकरण जो हुआ था वह हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। यही इसकी प्रमुख विशेषता है। और अगली बात है, ये जो नगर थे व्यवस्थित थे और विस्तृत थे। इस नगर को ग्रिड प्रणाली पर विकसित किया गया था। किस प्रणाली पर? ग्रिड प्रणाली पर विकसित किया गया था। इसकी सड़कें लंबी लंबी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के किनारे भवन बने हुए थे ना, भवनों से और सड़क के किनारे जो है अफवाह तंत्र, जल निकासी सिस्टम बहुत विस्तृत था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए विकल्प 3 इसमें सही होगा। आगे चलते हैं। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? समझ रहे हैं? मोहम्मद तुगलक ने क्या चलाया था? सांकेतिक मुद्रा चलाया था। पूछ रहे हैं किस धातु की ये थी? तो 1330 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या चलाया था? सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी चलाई थी। और प्रश्न है कि ये किस धातु की बनी थी ना? इस पर इतिहासकारों में कई मत हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तांबे की बनी थी, कुछ कहते हैं चमड़े की बनी थी, कुछ कहते हैं पीतल की बनी थी, और कुछ इतिहासकार कहते हैं ये कांसे की बनी थी। समझ रहे हैं? अंत में जो आधुनिक इतिहासकार हैं, कौन? आधुनिक इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और जो सर्वमान्य निष्कर्ष है वह है कि उसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा थी वह तांबे की बनी थी। और विकल्प 3 में आपके तांबा दिया हुआ है। अब इसको 16 समझ लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1330 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, टोकन करेंसी को चलाया। सांकेतिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? इस पर विद्वान में मतैक नहीं है। बरनी से कहता है, तांबे की मुद्रा बताते हुए कहता है, बरनी का एक शब्द मिलता है, वो बताता है कि सांकेतिक मुद्रा तांबे की थी। जीतल स्वयं को टका कह रहा था। ये शब्द वर्णिक है कि जीतल स्वयं को टका कह रहा था। फरिश्ता इसे पीतल या कांसा का बताता है। अधिकांश आधुनिक इतिहासकार तांबे की मुद्रा मानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं किया, इसी कारण उसकी यह योजना भी असफल हो गई। मुद्रा निर्गमन पर जब व्यवस्था नहीं हुई तो लोगों ने घरों में सिक्के ढालना शुरू कर दिया, इससे यह योजना असफल हो गई।
बरनी का एक मत है जो उसके धार्मिक वैमनस्य पर आधारित है। इस समय प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। यह बात कौन कहता है? बरनी कहता है। आइए अब हम लोग जो है अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 37 है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश, और पूछ रहा पहले कौन से था ना। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। किसने किया था गुलाम वंश की स्थापना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सही बात। उसके बाद खिलजी वंश आता है ना। खिलजी वंश के बाद कौन सा आता है? खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, जो कब से है? 1320 से 1412 ईस्वी तक। तुगलक वंश की स्थापना कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक ना। उसके बाद सैयद वंश आता है जो 1414 से 1451 ईस्वी तक है। सैयद वंश का स्थापना कौन करता है? खिज्र खां करते हैं। और लोदी वंश आता है सबसे अंत में। यह होता है 1451 से 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध तक। लोदी वंश की स्थापना कौन करता है? बहलोल लोदी। समझ गए? अब आइए इसका हम लोग उपयुक्त विकल्प भी चुन लेते हैं। सबसे पहले क्या था? गुलाम वंश सी, उसके बाद तुगलक वंश ए, उसके बाद सैयद वंश बी, उसके बाद लोदी वंश डी। सी ए बी डी, सी ए बी डी। विकल्प नंबर 2 देखिए, सी ए बी डी, यही इसमें सही है। कोई समस्या? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सेंटर के कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी समस्या से अवगत कराइए मुझको, उसका जवाब आपको तत्काल मिलेगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध, राजधानी परिवर्तन, तैमूर का आक्रमण, कुतुब मीनार का निर्माण ना। और इसको आपको बताना है। तराइन का प्रथम युद्ध ना 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। उसके बाद 1192 में दूसरा युद्ध होता है तराइन का, जिसमें मोहम्मद गोरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हारते हैं। अगला है राजधानी परिवर्तन। इसको 1327 ईस्वी में किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कहाँ ले गए थे राजधानी? देवगिरी ले गए थे, जिसे दौलताबाद नाम दिया गया था। इसे कुबातुल इस्लाम भी कहते हैं, कुबातुल इस्लाम भी कहा जाता है। किसको? देवगिरी को। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था, जब जो है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के शासक थे। नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद कह रहे हैं कुतुब मीनार की स्थापना 1195 में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वहाँ का अमीर था, उसने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। तो इसका मतलब है 1195 से 1236 के बीच में इसका भी निर्माण का समय है। आइए अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। उसके बाद 1327 में राजधानी परिवर्तन हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण मतलब डी ना। उसके बाद राजधानी परिवर्तन बी हुआ था। उसके बाद तैमूर का आक्रमण सी हुआ था। ADBC
ADBC, ADBC, ये विकल्प 2 इसमें सही है, कोई समस्या नहीं। आगे चलें। क्वेश्चन है आइन अकबरी का लेखक कौन है? नंबर 1 अलबरूनी, नंबर 2 अबुल फजल, नंबर 3 बदायूनी, नंबर 4 बरनी ना। देखिए आपने सुना होगा अकबरनामा, सुना है, एक पुस्तक है और इसके 3 भाग हैं। इसका जो तीसरा वह अंतिम भाग है, तीसरा व अंतिम भाग किसका? अकबरनामा का। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आईने ए अकबरी। अकबरी। और इस आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल अल्लामी पूरा नाम है इनका, इसलिए विकल्प 2 सही है। मतलब अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल अल्लामी। इसी अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वो आईने अकबरी है। यह भी 5 भागों में है। कितने भागों में? 5 भागों में है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के जो प्लेलिस्ट है यूपी टीजीटी वर्ष 2004 की जो निरस्त परीक्षा है पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 20 पे जाइए। अकबरनामा जो फारसी में लिखी गई है, आईने अकबरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। समझ रहे हैं? आगे चलें। क्वेश्चन है आधुनिक भारत का पिता, क्वेश्चन नंबर 40 आज की क्लास का अंतिम है। कहा जाता है नंबर 1 स्वामी विवेकानंद, नंबर 2 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नंबर 3 राजा राम मोहन राय, नंबर 4 गोपाल कृष्ण गोखले। तो आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, इसलिए विकल्प 3 इसमें सही है। क्यों कहा जाता है उसके लिए हम लोग एक बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं। आइए। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता देख रहे हैं, भारत के नव जागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, 9 दिन का प्रातः तारा। समझ गए? आदि उपाधियां इनको दी गई हैं। क्लियर हो गया? राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 में बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधा नगर में हुआ था। इनके पिता रमाकांत बंगाल के नवाब के यहाँ काम करते थे। वहीं पर राजा राम मोहन राय को राय राया की उपाधि मिली। इनकी एक उपाधि क्या थी? राय राया की भी थी। राय की शिक्षा प्रायः कहाँ पर हुई? पटना और वाराणसी में हुई। इन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू सहित 12 भाषाओं का ज्ञान था। 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रही और इन्होंने 1809 में फारसी भाषा में, ध्यान रखिएगा, फारसी भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन, इसको ध्यान से समझिए क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। तुहफात उल मुहाउद्दीन, इसका क्या मतलब हुआ? एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट नामक पुस्तक में मूर्ति पूजा का खंडन किया। ये पुस्तक लिखी और इसमें उन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का खंडन किया। कब किया था? 1809 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में अपने पिता के मृत्यु के बाद कंपनी में जॉन डिग्वी के दीवान बने। जॉन डिग्वी के अधीन दीवान का भी काम किया था राजा राम मोहन राय ने और 1814 तक कार्य किया, उसके बाद छोड़ दिया। समझ गए? 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की
जिसमें द्वारिकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। 1814 आत्मीय सभा गठन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं। 1820 में राजा राम मोहन राय ने बाइबिल के आधार पर एक पुस्तक लिखा, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। क्या नाम किताब का है? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से अलग करने की कोशिश की, जिसके कारण उनके ईसाई मित्रों ने उन्हें ईसाई बनाने का प्रयास किया। उनको लगा कि पुस्तक लिखे हैं तो इसलिए ईसाई धर्म से ज़्यादा प्रेम कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। इस पुस्तक का प्रकाशन 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी के प्रयासों से लंदन में हुआ। 1821 में राय ने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। याद रखिए 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। एक बार राजा राम मोहन राय जब यूनिटेरियन चर्च से प्रार्थना करके लौट रहे थे, उसी समय ताराचंद चक्रवर्ती, चंद्रशेखर देव ने एक पृथक पूजा स्थल की स्थापना की बात की। अतः राय ने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रारंभ में इसका नाम ब्रह्म सभा था। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, बाद में ब्रह्म समाज बन गई। ब्रह्म समाज का स्वरूप भारतीय था। इसे अद्वैतवादी हिंदुओं को संस्था कहा जा सकता है, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रूढ़ियों, अंधविश्वासों से मुक्त करके नवीन रूप प्रदान करना था। इस संस्था का क्या था? हिंदू धर्म में सुधार करना था। सुधारवादी संस्था थी। किसका सुधार करना था? हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उन सब का सुधार करना था। इस संस्था द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन किया गया। ईश्वर की एकता पर बल दिया गया। आत्मा की अमरता पर पूर्ण विश्वास किया गया। राजा राम मोहन राय को आत्मा की अमरता में पूरा विश्वास था। समझ रहे हैं? राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधारों की नींव रखी। उन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जात प्रथा आदि पर, ऐसे नहीं उन्हें राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं, जमकर प्रहार किया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह व स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। राय तर्क बुद्धिवाद, मानवतावाद को सर्वाधिक महत्व दिया, जिसके लिए आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। और डच घड़ीसाज डेविड हेयर की सहायता से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बहुत सी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई और किसने किया है? राजा राम मोहन राय ने। डच एक घड़ीसाज था डेविड हेयर की सहायता से 1817 में की थी। राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञानों की शिक्षा की सुविधा थी। भारतीय विद्या और पाश्चात्य ज्ञान दोनों दिया जाता था। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए उन्होंने जन जागरण प्रारंभ किया। 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी, महत्वपूर्ण पुस्तक, प्रज्ञा का चांद प्रकाशित किया। संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद प्रकाशित किया। 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रकाशित किया और अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। राजा राम मोहन राय ने बंगला व्याकरण का संकलन किया। बंगला भाषा को आगे बढ़ाने का, समृद्ध करने का प्रयास किया। हिंदू उत्तराधिकार नियम पुस्तक का भी प्रकाशन किया। राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध संवाद कौमुदी के माध्यम से किया। एक बार पूछा गया था अपनी किस रचना के माध्यम से उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया? किसके माध्यम से? संवाद कौमुदी से। सती प्रथा के विरोध की प्रेरणा उन्हें उस समय प्राप्त हुई जब 1811 में उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु होने पर उनकी भाभी अलका मंजरी को सती होना पड़ा, सती होने के लिए बाध्य किया गया। इससे दुखी होकर उन्होंने इस प्रथा के विरोध में
समाजव्यापी आंदोलन चलाया और विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून पारित कर दिया था ना। राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के जोरदार समर्थक थे, इसीलिए उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की इच्छा की थी और अंग्रेजों के शोषण का विरोध किया था। 1821 में नेपल्स की क्रांति की विफलता पर दुखी थे, अंतर्राष्ट्रीयवाद कितना था उनमें। 1823 में पेरिस की क्रांति की सफलता पर उन्हें भोज देकर खुशी मनाई थी। समझ गए। समाचार पत्रों की आजादी के लिए 1823 में एडम्स के प्रेस अध्यादेश के विरोध में द्वारिकानाथ टैगोर के साथ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी उस एक्ट के खिलाफ। अपील खारिज होने पर उन्होंने प्रिवी काउंसिल में फिर से अपील की। हिंदू और मुसलमानों में भेद करने वाले 1827 के जूरी एक्ट का प्रबल विरोध किया। राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का पक्ष अंग्रेजी सरकार के सामने रखा, क्योंकि उनको अपर्याप्त पेंशन के संदर्भ में थी, पेंशन कम मिल रही थी। इन्हें 1831 में सम्राट अकबर द्वितीय ने ही राजा की उपाधि प्रदान करके तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। 22 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में है, मानसिक ज्वर से इनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस इनको क्या कहते हैं, युगदूत की संज्ञा देते हैं, उपाधि देते हैं कि राजा राम मोहन राय युगदूत थे। राजा राम मोहन राय ने अपना न्यास लिखा था, अपना प्रन्यास ट्रस्ट लिखा था, ट्रस्टीशिप लिखा था। अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने 2 शिष्यों द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावाकीस को ब्रह्म समाज का संचालक बनाया। उसके बाद ब्रह्म समाज में साधारण ब्रह्म समाज, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो किसी और प्रश्न में हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने टीजीटी सामाजिक विज्ञान में इतिहास में वर्ष 2009 के 40 प्रश्न कर चुके हैं दूसरी क्लास मिला करके, पहली और दूसरी क्लास में। आप लोग अब जो है रिवीजन करते रहिए, प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब लोग जो है हमारे साथ क्लास में अच्छे से जुड़े रहें। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।